नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल एक सीरीज स्टार्ट की थी 500 क्वेश्चंस की, जिसमें हम कॉमर्स से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को एक कुछ कुछ पार्ट्स में कंप्लीट करने का और कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कल हमने जो प्रीवियसली जो हमने एक वीडियो डाली थी उसमें हमने 10 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चंस को कवर किया था। आज की सीरीज़ में हम 15 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चल रहे हैं और होपफुली आपने कल की वीडियो देखी होगी, वो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो भी आपके लिए यूज़फुल साबित हो। लेट्स होप एंड स्टार्टेड। जैसा ये जो आपके क्वेश्चंस इसमें इन्वॉल्व हैं वो आपके DSSB, NVS, KVS, UP PGT, TGT, ये मतलब आप कॉमर्स से रिलेटेड जहाँ भी जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे होंगे तो ये आपके लिए यूज़फुल ही रहेगा। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशंस। ठीक है, ये जो आपका 11th क्लास में अकाउंटिंग के चैप्टर्स में पाया, मतलब अकाउंटेंसी का एक चैप्टर है जिसमें आपको ये मिलेगा। तो उसमें हम उसी से रिलेटेड आज क्वेश्चंस को कवर करेंगे। होपफुली सारे प्रिंसिपल्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी ज़रूरी हैं वो तो हो ही जाएंगे। उसके साथ हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पर, और आप क्वेश्चन को पढ़िए, अपना आंसर लगाइए। उसके बाद फिर चेक करिए कि आप सही हैं या गलत हैं। जब लास्ट 15 क्वेश्चन हो जाएं फिर आप देखिए कि आपके कितने सही हैं और ड्रॉप करिए अपना फीडबैक जैसा भी आपका रहे। ठीक है, आज का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका द अजम्पशंस दैट एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। कौन सा अजम्पशन है जो ये बोलता है कि प्रॉफिट के लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको सभी लॉसेस के लिए जो भी भविष्य में हो सकते हैं उनके लिए आपको रेडी रहने की आज से ही ज़रूरत है। ठीक है, बताइए, आपके पास ऑप्शंस हैं। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, आपके पास एक ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, एक ऑप्शन है आपके पास कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, एक ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी एंड एक ऑप्शन है फुल डिस्क्लोजर। बताइए, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए, आपका जो कंजर्वेटिज्म, आपने आई होप के आंसर लगा लिया होगा। अब आपका सही ऑप्शन आपका चेक करिए कि आपका जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, जिसको आप एक और नाम से जानते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपका क्या करता है, ये कहता है कि आपको फ्यूचर में प्रॉफिट तो होगा ही होगा, बिकॉज मतलब हम ये लेके चलते हैं कि फ़ायदा तो होगा तो इज़ फाइन, बट अगर नुकसान हुआ तो आप फ्यूचर में उसको रिकवर कैसे करोगे अगर आप आज से तैयार नहीं हो। ठीक है, तो आपका जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है वो आपसे ये कहता है कि आप आज से ही फ्यूचर में जो भी लॉस हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है या कुछ भी एक अनसर्टेनिटी आ सकती है, उसके लिए रेडी रह के चलो। तो वो प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई होप कि आपका आंसर भी सही होगा जो आपने लगाया होगा, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका है द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट, आय के मापन का आधार। मतलब हम जब इनकम को मेज़र करते हैं तो ये कौन सा प्रिंसिपल है जो कहता है कि आपकी इनकम को मेज़र करने की ज़रूरत है। अच्छा, अभी जो सभी कॉन्सेप्ट्स हैं, सभी प्रिंसिपल्स हैं ना, उनको एक साथ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो सभी एक एक करके आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, और आई होप कि आपने ये पढ़ भी रखे होंगे तो आपके आंसर्स भी सही हो रहे होंगे। द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट इज़, पहला आपका है मैचिंग कॉन्सेप्ट, सेकेंड है आपका अकाउंटिंग पीरियोडिक कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये आपसे ये कहता है कि आपको इनकम को मेज़र करना चाहिए। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, अब क्या है ये ऑप्शन ए, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट आपसे ये कहता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक्सपेंस भी हो सकते हैं, है ना, लॉसेस भी हो सकते हैं, या फिर इनकम्स भी हो सकती हैं जिसे हम गेन्स भी बोलते हैं। तो ये बोलता है कि जितने आपको एक्सपेंस हुए और इनकम है, दोनों का क्या हो जाना चाहिए, मैच। मतलब कितना हमारे फॉर्म में से, ऑर्गेनाइजेशन में से पैसा जा रहा है या एक्सपेंस हो रहा है, बाहर जाना और अंदर आना, मतलब आपका कितना अमाउंट ऑफ मनी जो बाहर है जाने आउटफ्लो हो रहा है और कितना इनफ्लो हो रहा है, दैट शुड बी मैच्ड।
दैट शुड बी मैच्ड। तो ये इनकम स्टेटमेंट जो इनकम मेजरमेंट का के लिए कहता है वो है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन आपका थर्ड क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन। इनमें से कौन सा अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है। आपके पास 3 कन्वेंशंस हैं, तो जो 3 है वो इसमें गिवन है, एक एक्स्ट्रा गिवन है, वही आपको फाइंड आउट करने की कौन सी आपकी जो है वो अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है। क्या वो फुल डिस्क्लोजर है, क्या वो कंजर्वेटिज्म है, या फिर क्या वो एक्रूअल अकाउंटिंग है, या फिर कंसिस्टेंसी है। पढ़िए और बताइए, आप अपने नॉलेज से लिखिए अपना आंसर। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अच्छा, ये क्यों नहीं है, ये अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है तो क्या है ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट है। क्या है ये, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ना कि कन्वेंशन है। ठीक है, चलिए सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कंटिजेंट लायबिलिटी इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज इन परसुएंट टू। आपका जो कंटिजेंट लायबिलिटी है उसको आपको लिखना ही रहता है। ठीक है, वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा तो आपको उसको एज अ नोट लिखना है, बट आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है, आप आंसर बताइए, तब तक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होती है। तो कंटिजेंट लायबिलिटी, देखो लायबिलिटीज़ 2 तरीके की होती हैं। लायबिलिटीज़ कितना टाइप की होती हैं, दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी लायबिलिटीज़ होती हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी ना। कंटिजेंट लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी है, फॉर एग्जांपल आप मानो कि आप कोई शॉपकीपर थे, आपने कोई भी सामान मान लीजिए कि प्रेस, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रेस होती है वो आपने सेल की, जो कस्टमर था वो अपने घर लेके गया और आपकी प्रेस की वजह से वहाँ कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट हुआ, वहाँ पर उनका कुछ खर्चा हो गया, कोई किसी को शॉर्ट लगा, वो हॉस्पिटलाइज हो गए। ठीक है, अब उन्होंने ये क्लेम आपके ऊपर किया कि आपने जो प्रोडक्ट सेल आउट किया था, या जो भी जिस कंपनी पर उन्होंने केस कर दिया कि जिस कंपनी का भी वो प्रोडक्ट है वो उस प्रोडक्ट को सही से नहीं बना रहे हैं। अब इस चीज़ का केस हो गया। अब वो कंपनी, क्योंकि अब केस हो गया तो दैट वर्डिक्ट शुड बी कम, मे बी इन फेवर और मे बी अगेंस्ट, कुछ भी हो सकता है, हमें तो नहीं पता कि क्या होगा एज अ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे समय पर जब ऐसी कोई स्थिति आ जाती है जिसकी हमें, जैसे करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी तो पता थी हमको कि वो हमें पे करनी ही करनी है, चाहे वो करंट है तो 1 ईयर के अंदर है, नॉन करंट है तो 1 ईयर हमें वो पे ही करनी है। बट कंटिजेंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ हैं जिनकी सर्टेनिटी नहीं है कि वो आएंगी या नहीं आएंगी, मतलब हम पे करनी है या नहीं करनी है। तो ऐसे सच कंडीशन में जब आपके ऊपर केस हो गया कुछ, दिस वन इज़ ओनली वन एग्जांपल, कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो उस सिचुएशन में अब आप क्या करेंगे, तो आप उसको एज अ कंटिजेंट लायबिलिटी अपने नोट्स में लिख देंगे कि मेरे ऊपर संभावित जो दायित्व हैं वो ये आ सकते हैं फ्यूचर में, है ना। अब अगर वो फेवर में आपके आता है तो आप नोट में से हटा देंगे, और अगर आपके फेवर में नहीं आता वो आपके अगेंस्ट आ जाता है और आपको वो लायबिलिटीज़ पे करनी पड़ जाती हैं, तो वो जब कंटिजेंट लायबिलिटी से हट के करंट लायबिलिटी बन जाएंगी और आपको बैलेंस शीट में उसको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप आई होप कि कंटिजेंट लायबिलिटीज़ आप समझ गए। ठीक है, अभी क्या है कि आपको ये बताना है कि कंटिजेंट लायबिलिटी को नोट्स में लिखते हैं, बट ये लिखने के लिए बोलता है कौन है, या कौन सा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि हमको ये लिखनी चाहिए। बताइए, क्या वो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल है, या फिर मनी मेजरमेंट है, या कंजर्वेटिज्म है, या डिस्क्लोजर है। शो करने की बात हो रही है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर यूज़ करेंगे तो आपका आंसर आपको यहीं दिख जाएगा। क्या है, ऑप्शन डी, प्रेजेंट करने की बात हो रही है, शो करने की बात हो रही है। यू हैव टू शो योर लायबिलिटीज़ और जो भी है जो भविष्य में हो सकती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, जिसमें हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, जो ये कहता है कि द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। जो सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन है वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे चलता है। किस सिस्टम के अकॉर्डिंग, मतलब हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, क्या वो डबल अकाउंट सिस्टम है, या डबल एंट्री सिस्टम है, या सिंगल एंट्री सिस्टम है, या नन ऑफ द अबव। बताइए। तो आपका सही आंसर, आई होप बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, तो आपका सभी का क्वेश्चन सही होना चाहिए। ऑप्शन बी इज योर
करेक्ट आंसर जहाँ पे आपका क्या है, डबल एंट्री सिस्टम, समथिंग विल डेबिट देन समथिंग विल क्रेडिट, है ना, दो साइड में लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विच अमंग द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द बिजनेस। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसको कि लिखा जाएगा। अब मनी मेजरमेंट क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपसे कहता है कि जिस ट्रांजैक्शन में भी मनी इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, उस ट्रांजैक्शन को आपको लिखना है और वो मनी भी बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू सी कि क्या वो मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या नहीं है। लेट्स सी, हेल्थ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर का हेल्थ, क्या कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का हेल्थ, क्या इसमें पैसे की बात हो रही है? नो। क्वालिटी ऑफ कंपनीज गुड, कंपनी जो गुड्स बनाती है उसकी क्वालिटी, क्या यहाँ पे पैसों की बात हो रही है? ऑब्वियसली नो। तो आपका जो ऑप्शन है फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है। नेक्स्ट पढ़ो, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट और मशीनरी की वैल्यू, क्या यहाँ पे अमाउंट प्राइस वैल्यू है? बिल्कुल है। योर ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मनी मेजर कॉन्सेप्ट में कौन सा वाला ट्रांजेक्शन को इनमें से लिखा जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट इज यूज टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज। कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना है? ठीक है, या फिर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं? बताइए, क्या हम कॉस्ट को फॉलो करते हैं या फिर हम क्या बोलेंगे इसको, रियलाइजेशन को फॉलो करते हैं, या मैचिंग को, या डिस्क्लोजर को? जब हम ये अकाउंट बनाते हैं ना, डेबिट क्रेडिट, तो हम क्या देखते हैं कि ये दोनों, इसके साइड, ये जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड की कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो ये क्या हो रही हैं? मैच हो रही हैं। कौन सा प्रिंसिपल हो गया फिर इसमें? बताइए, थोड़ा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट आपसे, जब आप पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं तो आप कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट, विंडो ड्रेसिंग। नाउ विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू, दिखावा पर प्रतिबंध का कारण क्या है? अच्छा, अब ये विंडो ड्रेसिंग है क्या? जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, एक विंडो है जिसको ड्रेसिंग किया गया, मतलब उसको बहुत सजाया गया है। तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि विंडो ड्रेसिंग इज़ नथिंग बट मैनिपुलेशन? अब यहाँ पे हम विंडो की तो बात लिटरली कर नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने किस में मैनिपुलेशन की होगी? अकाउंट्स में मैनिपुलेशन की होगी, राइट। तो मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? अब मैनिपुलेशन दोनों तरीके की होती है कि अगर हमारी वैल्यू 100 है और हम 80 दिखा रहे हैं, ये भी मैनिपुलेशन है। और अगर वैल्यू 100 है और हम 150 दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी मैनिपुलेशन है। वाई? बिकॉज बोथ आर इनकरेक्ट। एक्चुअल जो वैल्यू है हमारी 100 है, समझ रहे हो इस चीज़ को? तो जो भी हमारे पास जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है, हमें उसे शो करने की ज़रूरत है। हमको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस के गलत फैक्ट्स को प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विंडो ड्रेसिंग क्या करता था? गलत फैक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं, है ना। तो कौन सा प्रिंसिपल है जिसने इस पर रोक लगाई, या कौन सा प्रिंसिपल है जिसने बोला कि दिखाना है, शो करना है, लेकिन सही सही फैक्ट्स को शो करना है? तो जैसे ही मैंने बोला होगा शो करना है या उसको प्रेजेंट करना है, तो आई होप कि आपको तुरंत आप पहुंच गए होंगे कहाँ पर? कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर पे। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अब डिस्क्लोजर यही तो बोलते हैं, ये थोड़ा ना कि आप कुछ भी शो कर रहे हैं, उल्टा सीधा कुछ भी, कोई फैक्ट से रिलेटेड बात नहीं, आप बस शो करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपकी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो फैक्ट बेस होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका विंडो ड्रेसिंग को रोका गया किस प्रिंसिपल के द्वारा? कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर के द्वारा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है, कुछ भी क्वेरी रहे तो आप बताइए, मेंशन करिए। ठीक है, नेक्स्ट है, अकाउंटिंग रूल्स, प्रोसीजर एंड मेथड्स शुड बी ऑब्जर्व्ड अलाइक एंड शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर।
जो अकाउंटिंग रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, मेथड हैं, इनको हर एक साल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक साल इनको चेंज करोगे तो फिर हमारे को वैल्यूएशन में प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो हमको इसे बहुत नीड रहे तो चेंज करना है, नहीं तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो आपको ये कहता है कि आपको जो भी आपके फैक्ट्स हैं, रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, मेथड है, उनको कंसिस्टेंट रखना है, एक जैसा रखना है। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन करने में ही बता दिया कि जो आपका करेक्ट आंसर है वो कौन सा आंसर है, कैसा रहना है पूरे साल, है कंसिस्टेंसी बना के रखनी है आपको पूरे जीवन, जब तक कि बहुत विशेष ज़रूरत ना पड़े आप अकाउंटिंग रूल्स को, प्रोसीजर और मेथड को बार बार चेंज ना करें। ये आपका प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल कहता है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज एप्लीकेबल। एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इनमें से किस में एप्लीकेबल होता है। अच्छा, ये एंटिटी कॉन्सेप्ट कौन सा है, वही जैसे बोलते हैं बिजनेस एंटिटी या फिर सेपरेट लीगल एंटिटी, जो ये कहता है कि आपका बिजनेस एंड ऑनर दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं, दोनों की लायबिलिटी अलग अलग हैं। ठीक है, तो बताइए कि इनमें से जो आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो किस में एप्लीकेबल होता है। क्या वो सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। क्या हम बोलते हैं कि ऑनर और बिजनेस अलग अलग है, बिल्कुल नहीं। क्या पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा बोलते हैं कि पार्टनर्स और जो फॉर्म है वो दोनों अलग एक दूसरे से है, बिल्कुल नहीं, है ना। नेक्स्ट, जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्या जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऑनर और उस ऑर्गेनाइजेशन दोनों सेम या सेपरेट होती हैं, तो बिल्कुल हाँ, आपका जो आंसर है सी, कि दोनों की लायबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एट वॉट प्राइस द स्टॉक इज़ वैल्यूड अंडर कन्वेंशनल मेथड। जो एक कन्वेंशनल मेथड होता है उसमें जो प्राइस ऑफ स्टॉक है वो कौन सा रहना चाहिए। देखिए पढ़िए, क्या वो कॉस्ट प्राइस पे लिखा जाएगा, जो हम रिकॉर्ड करेंगे ना, जैसे गुड्स हैं तो उनको रिकॉर्ड करते समय हम कौन सा प्राइस उसका देखेंगे, क्या उसका कॉस्ट प्राइस देखेंगे या फिर मार्केट प्राइस देखेंगे, या कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में से जो भी लोअर होगा वो देखेंगे, या कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस में जो भी हायर होगा वो देखेंगे। बताइए कौन सा देखेंगे। जब हम आपका कन्वेंशनल मेथड फॉलो करेंगे तो स्टॉक को किस वैल्यू पर लिखा जाएगा या रिकॉर्ड किया जाएगा। और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जो भी कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस दोनों में से जो भी आपकी लोअर रहेगी उस पर ही आपकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, करिए सॉल्व। Revenue is generally recognized being earned at the time when। revenue is generally recognized, आपके पास एक प्रिंसिपल है revenue recognition कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल, जो आपसे ये कहता है कि जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन में रेवेन्यू हुए हैं उनको आपको रिकॉग्नाइज करना है, उनको आपको लिखना है। लेकिन कब लिखना है ना, अर्न कर लिया तो लिखेंगे कब। क्या वो एग्रीमेंट ऑफ सेल इज इफेक्ट, जैसे ही हमने उसका एग्रीमेंट किया तभी तुरंत लिख देंगे। बिक्री का ठहराव होता है, एग्रीमेंट ऑफ सेल इज इफेक्टेड, जैसे ही एग्रीमेंट हुआ तो तुरंत हम अपने अकाउंट्स में लिख देंगे। या फिर कैश रिसीव किया तो तुरंत लिख देंगे, या प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड तो लिख देंगे। कब लिखेंगे, गुड्स इज डिलीवर्ड, जब आपके पास गुड्स पहुंच जाएगी ना, हम तो तब लिखेंगे। कैश रिसीव किया, हमने कैश दे दिया या हमने ले लिया, लेकिन अभी तक गुड्स तो आई नहीं है या गुड्स पहुंची नहीं है, तो गुड्स को लिखा कब जाएगा, जब हमारी गुड्स क्या हो जाएंगी, डिलीवर्ड हो जाएंगी। हमारे को कोई एडवांस में दे के चला गया, अभी गुड्स तो गई नहीं है, गुड्स तो मेरे ही पास है, पैसा आ गया तो उससे क्या मतलब है। समझ रहे हो उस चीज़ को। तो जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी पैसा आया वो आते समय नहीं लिखना है, लेकिन वो आने का क्यों आया था, वो रीज़न क्या था कि हमें ये गुड्स किसी को देनी थी, तो जैसे ही हमने उसको डिलीवर किया हमारा काम हो गया ख़त्म, अब हमें उसको तुरंत लिख देना है अपने अकाउंट में। ये प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विच विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इनमें से किसको मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाएगा, बताइए
क्वालिटी कंट्रोल इन बिजनेस, जो भी क्वालिटी है व्यवसाय की गुण में नियंत्रण। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ बिजनेस, क्या ये मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है? नहीं है बिल्कुल। कमीशन पेबल टू सेल्समैन, बिल्कुल ये तो है। और भी चेक करते हैं बिकॉज आंसर ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव है ना, तो पहला तो वैसे गलत हो गया, तो ऑल तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट, टीम स्पिरिट ऑफ एम्प्लॉयज़, जो सभी लोग जो कर्मचारी हैं सब वो सहयोग या एकता की भावना से काम कर रहे हैं, तो भावना की बात हो रही है, मनी की बात नहीं हो रही है। जब तक मनी नहीं आएगा हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते। ये हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि until money is not received there is no need to record any transaction, राइट। तो अभी हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से जो ऑप्शन बी है वो एक्यूरेट आंसर है। ऑप्शन सॉरी ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, बी। चलिए ये वाले पे नहीं है, सॉरी इस वाले पे था जो प्रीवियसली आप करने गया ना। इसका ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए लिख लिए, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैपिटल इज कंसिडर, नहीं इसका आंसर बी नहीं है, इसको भी हम सही कर रहे हैं, जब तक आप पढ़िए एक बार। चलिए, ऑप्शन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज अ बिजनेस लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। जो हमारी कैपिटल है उसको बिजनेस की लायबिलिटीज, कल भी हमने पढ़ा था कि बिजनेस क्या, कल का लास्ट क्वेश्चन यही तो था कि व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस इज लायबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। लायबिलिटी में भी कौन सी लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी ऑफ बिजनेस है ना। तो ये कह कौन रहा है, किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमारा आया था सेपरेट लीगल एंटिटी। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट बिजनेस एंटिटी जो आपकी है वही आपका करेक्ट आंसर है। कैपिटल हमारी बिजनेस की लायबिलिटी है और वो भी इंटरनल लायबिलिटी है। ये हमें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है, क्योंकि ये कहता है कि जो ऑनर है वो ऑर्गेनाइजेशन से अलग है, दोनों की लायबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज, और आई थिंक ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट करिए। देखिए, द कॉस्ट ऑफ 3 स्मॉल फाइल्स, एक फाइल तीन स्मॉल फाइल्स है जिसका प्राइस 4 रुपीज़ ईच है, वॉज चार्ज टू एक्सपेंसेस व्हेन परचेज्ड इवन दो दे हैड यूजफुल लाइफ ऑफ सेवरल ईयर्स। वो फाइल्स का जो लाइफ है वो सेवरल लाइफ है, बहुत सारा लाइफ, मतलब बहुत टाइम के लिए चलेंगे। 4-4 रुपये के फाइल हैं, फिर भी वो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये कौन सा प्रिंसिपल आपसे कह रहा है बताइए? क्या वो कॉस्ट प्रिंसिपल है, या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है, या डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है, या फिर मटेरियलिटी प्रिंसिपल है? तो छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, छोटे छोटे खर्चों को, छोटे छोटे इनकम्स को भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और ये आपका क्या कहता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, कि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट इज सेइंग कि वॉट एवर इज नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रिकॉर्डेड। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है तो उसको सभी ज़रूरी चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको सभी 15 क्वेश्चंस समझ में भी आए होंगे, और होपफुली कि आपके सही भी रहे होंगे। आप लोगों ने अटेंड किया और कितना आपका स्कोर रहा मेंशन करिए, ठीक है, और अपना सपोर्ट बना के रखिए। इसी के साथ धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से किस नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।